एक लड़की, एक नौकरी और एक भरोसा जो उसे तबाह कर गया। जनवरी 2022 से फरवरी 2026 तक 3 साल से ज्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड साजिश चलती रही। एक बड़ी आईटी कंपनी के अंदर रोजाना सबके सामने। और जब उस लड़की ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में कंप्लेंट की, तब जो एफआईआर में लिखा था वो पढ़कर रूह कांप जाती है। ये सिर्फ हरासमेंट की कहानी नहीं है, ये एक प्लान्ड कैलकुलेटेड क्राइम की कहानी है जिसे बड़े ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया। आज मैं आपको वो सब बताऊंगी जो एफआईआर में दर्ज है, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ छुपाए। लेकिन इसे समझने के लिए शुरुआत से चलना होगा। जनवरी 2022, नासिक का देवलाली कैंप एरिया, एक मार्केट में 23 साल की एक लड़की की मुलाकात होती है। दानिश शेख से बात शुरू हुई और पता चला दोनों ने सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। एक और कॉमन कनेक्शन, और उस लड़की को थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। दानिश ने बताया वो टीसीएस में काम करता है और अगर वो चाहे तो उसकी जॉब लगवाने में हेल्प कर सकता है। यहीं से ट्रैप शुरू हुआ। लड़की ने बीसीए कंप्लीट की थी। दानिश के कहने पर टीसीएस में अप्लाई किया। वो एसोसिएट की पोस्ट पर सिलेक्ट भी हो गई। अब दोनों एक ही कंपनी में थे। मिलना आसान था। कॉल्स, मैसेजेस, कैंटीन साथ जाना, सब धीरे धीरे बढ़ता गया। ऊपर से देखने में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जुलाई 2022 में पहली बार असली रंग दिखा। दानिश ने उसे देवलाली कैंप के खंडोबा टेकड़ी पर बुलाया, एक सुनसान जगह, और वहां मौका पाकर उसने जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। लड़की ने मना किया, रोका, तो दानिश ने तुरंत यू टर्न लिया। कहा कि वो उससे प्यार करता है, शादी करेगा। यह क्लासिक इमोशनल मैनिपुलेशन था। पहले बाउंड्री तोड़ो, जब सामने वाला रोके तो प्यार और कमिटमेंट का झूठा वादा करके उसे कंफ्यूज कर दो। इसके बाद दानिश ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया, तौसीफ अख्तर और निदा खान। धीरे धीरे एक ग्रुप बन गया। सब साथ वक्त बिताने लगे, लेकिन इस ग्रुप का असली मकसद कुछ और था। दानिश और तौसीफ अक्सर हिंदू धर्म और इस्लाम की बातें करते, हर बार ये साबित करने की कोशिश करते कि इस्लाम बेहतर है। शुरुआत में सिर्फ बातें लगती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उस लड़की के दिल पर असर करने लगी। एफआईआर के मुताबिक इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें कही, शिवलिंग को गलत तरीके से डिस्क्राइब किया, द्रौपदी को चरित्रहीन बताया, भगवान कृष्ण को विमेनाइजर कहा। ये शब्द नहीं थे, ये उस लड़की की आस्था पर सीधा हमला था। और जब वो अंदर से टूटी, तब शादी के झूठे वादे और इमोशनल प्रेशर का इस्तेमाल करके दानिश उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में सफल रहा। लेकिन ये तो बस पहला हिस्सा था। प्लान के मुताबिक दानिश के बाद अब तौसीफ की बारी थी। तौसीफ ने दानिश के साथ हुए फिजिकल रिलेशन को घर वालों को बताने की धमकी देनी शुरू की। इसी ब्लैकमेलिंग की आड़ में वो ऑफिस की लॉबी और पेंट्री में उसे पकड़ता, जबरदस्ती करने की कोशिश करता। वो लड़की शर्म, डर और अकेलेपन के साए में जीने लगी। और तब ही निदा खान का रोल शुरू हुआ। निदा बार बार उसे ये बताती कि इस्लाम अपना लो, फिर कोई तुम्हें बुरी नजर से नहीं देखेगा। इस्लाम ही तुम्हें सेफ रख सकता है। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ इमोशनल प्रेशर, तीसरी तरफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, तीनों एक साथ एक ही टारगेट पर। इस ब्रेन वॉशिंग का असर इतना गहरा हुआ कि उस लड़की की अपने धर्म से आस्था डगमगाने लगी। वो रमजान में रोजा रखने लगी। फरवरी 2026, महरीन नाम की एक औरत उस लड़की से कांटेक्ट करती है और बताती है वो दानिश की वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं। ये सुनते ही उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने दानिश का सामना किया तो उसने मान लिया कि उसका कभी शादी करने का इरादा ही नहीं था। 3 साल का भरोसा एक झूठ पर खड़ा था। और तब उस लड़की ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं था। पुलिस को शक था टीसीएस के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, तो एक कवर्ट ऑपरेशन चलाया गया। सिलेक्टेड कांस्टेबल्स को स्पेशली ब्रीफ किया गया। उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ और लो लेवल एम्प्लॉइज का भेष देकर टीसीएस के बीपीओ यूनिट में भेजा गया। 7 महिला पुलिस ऑफिसर्स अंडर कवर डिप्लॉय हुई। वो चुपचाप देखती रही
समझती रही और धीरे धीरे पोटेंशियल विक्टिम तक पहुंची। ऑफिस के बाहर सेफ जगहों पर एक फीमेल डीसीपी और फीमेल पुलिस पर्सनल ने उनकी काउंसलिंग की, ट्रस्ट जीता और तब एक नहीं कई साजिशें सामने आई। नासिक में कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई, 9 एक्यूज्ड, 7 पुरुष 2 महिलाएं। पहली एफआईआर 36 साल की टीम लीडर जो 11 साल से टीसीएस में थी, सफी शेख नाम के सीनियर एम्प्लॉय ने मीटिंग में उन्हें घूरना, इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन देना, ये सब बार बार किया। जब उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट से कंप्लेंट की तो सिर्फ ट्रांसफर हुआ, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। 2026 की शुरुआत में जब वो एक पर्सनल ट्रॉमा मिसकैरेज से गुजर रही थी, तब तौसिफ ने उन्हें सजेस्ट किया कि अजमेर जाकर एक मौलवी से मिले, गारंटेड चाइल्ड बर्थ होगी। यह सजेशन नहीं था, एक वल्नरेबल मोमेंट में घुसपैठ थी। दूसरी एफआईआर 23 साल की एसोसिएट रजा मेनन और शाहरुख कुरैशी विक्टिम को काम के बहाने बुलाते, पर्सनल लाइफ के बारे में इन्वेजिव सवाल करते, बॉडी शेमिंग करते। और एक बार रजा ने कुरैशी से कहा, इसको तेरे लिए रेडी करूं। 19 मार्च 2026 गुड़ी पाड़वा के दिन रजा ने सबके सामने उसे बुलाया, ऊपर से नीचे तक देखा और हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया। ये हरासमेंट नहीं था, ये उसकी आइडेंटिटी को पब्लिकली क्रश करने की कोशिश थी। तीसरी एफआईआर एक और 23 साल की महिला, ट्रेनिंग पीरियड से ही टारगेटिंग शुरू हो गई। हनीमून, सेक्सुअल लाइफ, पास्ट रिलेशनशिप पर इनएप्रोप्रिएट सवाल। रजा ने कहा कि हस्बैंड की एब्सेंस में वो उसकी हेल्प कर सकता है। आसिफ अंसारी ने उसे फिजिकली टच किया बार बार और कहा, तुम्हारे धर्म में बुर्खा नहीं पहनते इसलिए रेप होता है। गुड़ी पाड़वा के दिन रजा ने उसकी साड़ी का पल्लू खींचा पब्लिक स्पेस में। इस केस में एक मेल विक्टिम भी सामने आया। 2022 में टीसीएस ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही तौसिफ और दानिश ने उसे स्पेसिफिकली टारगेट करना शुरू किया। एक्स्ट्रा काम, दूसरों का वर्कलोड, मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन। लेकिन इससे भी बड़ा, उसे बार बार स्कल कैप पहनने, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए फोर्स किया गया। वो रामदास स्वामी का फॉलोअर था, रुद्राक्ष माला पहनता था, उसके रिलीजियस आइडेंटिटी को ओपनली टारगेट किया गया। और जब ईयर्स बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो तौसिफ ने उसकी वाइफ के बारे में ऐसी बात कही जो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। जब उसने रेसिस्ट किया तो उल्टा उसके खिलाफ हेड ऑफिस में फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर दी गई ताकि उसे जॉब से निकलवाया जा सके। इस पूरे नेटवर्क की एक सेंट्रल फिगर थी निदा खान। 30 साल की निदा खान टीसीएस नासिक बीपीओ यूनिट में प्रोसेस एसोसिएट और इंटरनल्स कंप्लेंट कमेटी की मेंबर। उसका काम था एम्प्लॉइज की सेफ्टी इंश्योर करना, पोश एक्ट लागू करना। लेकिन एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, उसने विक्टिम्स की कंप्लेंट को ना सिर्फ इग्नोर किया बल्कि दबाया। विक्टिम्स ने बताया उन्होंने 78 ईमेल्स लिखे, कोई एक्शन नहीं हुआ। जो लड़कियां हायर अथॉरिटी तक जाने की बात करती, उन्हें धमकी दी जाती। जॉब और रेपुटेशन दोनों खतरे में आ सकते हैं। निदा का ऑपरेशन ऐसे चलता था, नई ज्वाइन करने वाली लड़कियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता, वहां वल्गर मैसेजेस और नॉन वेज जोक शेयर होते। ये एक टेस्ट था, कौन रिएक्ट करती है, कौन अनकंफर्टेबल होती है, कौन इजी टारगेट है। फिर उन लड़कियों को अलग करके ट्रस्ट जीता जाता, दोस्ती बढ़ाई जाती, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें शुरू होती और फिर ट्रैप, कुछ लड़कियों के प्राइवेट फोटोज और वीडियोस लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता ताकि वो इस्लाम कबूल करे या नेटवर्क के दूसरे लोगों को सेक्सुअल फेवर दे। जो लड़कियां वीकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थी, उन्हें प्रमोशन और अप्रेजल का लालच दिया जाता। इन्वेस्टिगेशन में एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय ने बताया, एक्यूज्ड कहते हैं हिंदू लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाओ, शादी करो, कन्वर्ट करो और ये पैटर्न 2021 से एक्टिव था। उसका ये भी क्लेम था इसके लिए पैसे मिलते थे। एसआईटी ने एटीएस और एनआईए को अलर्ट किया। फॉरेन फंडिंग का एंगल भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। केस सामने आते ही टीसीएस नासिक बीपीओ को ऑपरेशन शट करने पड़े। एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट किया गया। टीसीएस का ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया,
लेकिन उसमें जीरो टॉलरेंस और एम्प्लॉय सेफ्टी जैसे जेनरिक टर्म्स थे। सेक्सुअल हरेसमेंट और रिलीजियस टारगेटिंग का कोई जिक्र नहीं। निदा खान केस एक्सपोज होते ही अपना फोन डिस्कार्ड करके फरार हो गई। लास्ट अपडेट के मुताबिक वो भिवांडी एरिया में छुपी है। दानिश ने नासिक रोड सेशन कोर्ट में बेल फाइल की है। एक फीमेल मैनेजर को 28 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है।